जानवी के पापा ने कार का दरवाजा खोलकर उसे अंदर बिठा दिया। जैसे ही उन्होंने दरवाजा बंद किया, जानवी को घुटन महसूस होने लगी। वह आभूषणों से लदी हुई थी। उसने झट से पीछे मुड़कर देखा। उसकी माँ, चाची, बुआ, मौसी, मामी की गीली आंखें अभी भी उसे निहार रही थी। उसका सब कुछ आज पीछे छूट रहा था। बचपन, अल्हड़ दिनों की शरारतें, माँ की डांट, पापा की झिड़की, स्कूल की सखियाँ जैसे उसे रोकने का अथक प्रयास कर रहे थे। जानवी छरछरी काया, गौर वर्ण, लंबी कद वाली युवती थी। आज उसका विवाह हो चुका था। बचपन से पढ़ाई में हमेशा अव्वल आने की जैसे उसने जिद पकड़ रखी थी। उसके एमबीए करते ही अच्छे घर से रिश्ता आ गया था। कार ने गति पकड़ ली। भावी जिंदगी उसके समीप व सामने थी। ससुराल में गीत गाती औरतों ने उसे उतारा। पूर्ण रीति रिवाजों के साथ उसका गृह प्रवेश कराया गया। पूरे दिन उसे औरतों ने उसे घेरे रखा। उस दिन उसे ऐसा लगा जैसे सूरज आसमान से डट कर बैठ गया हो। जानवी का पति मुकुल निजी कार्यालय में जॉब करता था। ससुर प्रभाकर जी टेलीफोन डिपार्टमेंट में सरकारी कर्मचारी थे। सास सुधा गृहिणी थी। वही ननद छवि कला संकाय में तृतीय वर्ष की छात्रा थी। अगले दिन जानवी की पहली रसोई थी। सुबह सुबह सास उसे रसोई में अवगत करा रही थी। उन्होंने जानवी को आलू निकाल कर देते हुए कहा, आलू के पराठे व इसी के सब्जी ठीक रहेगी। मीठे में खीर बनाने की हिदायत देकर उसका हाथ बटाती रही। लगभग 1 घंटे तक रसोई महकती रही। तभी कमरे से फुदकती छवि लंबी सांस भरते हुए वहां दाखिल हुई। भाभी जी, ये नाचीज कनीज आपकी सेवा में हाजिर है। हमारे लायक कोई काम हो तो बेझिझक हुक्म कीजिए। वह गर्दन झुकाती हुई बोली। नहीं दीदी, मैं कर लूँगी, जानवी ने कहा। पहले अपना मोबाइल पटक कर आ, फिर आना यहाँ, सास ने छवि से तेज आवाज में कहा। लगता है महारानी जी का दिमाग यहाँ की आबो हवा में गर्म है, पर जहाँ तक मोबाइल की बात है, कयामत भी आ जाए तो हमें मोबाइल से जुदा नहीं कर सकती। गुस्ताखी माफ़, कहती हुई वह तेज कदमों से निकल गई। फिर सब खाना खाने बैठे। प्रभाकर जी ने जानवी की तारीफ में कसीदे पढ़े। मुकुल ने खीर बढ़िया बनाई है। सास रटे रटाए जुमले गाती रही। अच्छा ही है, ठीक ही बना है, वगैरह वगैरह। छवि की तरफ से तो खाना लाजवाब था। अगली सुबह जब जानवी आरती करने लगी तो सुधा भी आ पहुंची। पीछे पीछे मुकुल छवि भी आ खड़े हुए। जानवी ने दीपक जलाकर आरती की थाल उठाई। सीधे हाथ से आरती करना, सास ने टोका। आश्चर्य से जानवी ने मुड़कर देखा। बाएं से शुभ नहीं रहता, सास ने गहरी सांस लेते हुए कहा। व्हाट मॉम, शुभ अशुभ कुछ नहीं होता। हाथ लेफ्ट हो या राइट, मन में श्रद्धा होनी चाहिए, छवि माँ को समझाते हुए बोली। जानवी ने कल्पना भी नहीं की थी कि उसे बाएं हाथ से काम ना करने का उलाहना ससुराल में मिलेगा। तुझे क्या पता, चुप कर, सुधा ने उसे झिड़क दिया। मम्मी, जानवी पहली बार पूजा कर रही है, उसे करने दो, मुकुल बोला। ठीक है, शायद बेटे के सामने माँ बहू को ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाई। आरती के दौरान सुधा जानवी के बाएं हाथ को निरंतर देखती रही। उन्हें जानवी का बाएं हाथ से काम करना नहीं भाया था। प्रभाकर जी के आदेश पर नए जोड़े के भावी जीवन की खुशहाली के लिए सभी गणेश मंदिर में गए थे। जब जानवी ने पंडित जी से प्रसाद के लिए अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया तो सुधा तुरंत बोली, सीधे हाथ में प्रसाद लो। कुछ दिनों बाद प्रभाकर जी ने घर की सुख शांति के लिए सुंदर कांड का पाठ रखवाया। दिन भर ब्राह्मणों ने आध्यात्मिक छटा बिखेरे रखी। सभी भजनों में रम गए। पाठ संपन्न होने के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराया जाना था। रसोई से निकलकर जानवी उनको भोजन परोसने लगी। तभी एक ब्राह्मण ने उसे टोका।
बाएं हाथ का प्रयोग मत कीजिए। जिसे सुनकर जानवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने ऐसा सुनने की आशा भी नहीं की थी। सास ससुर व पति अन्य कार्यों को निपटाने में लगे थे। इतना सुनते ही उनका ध्यान उधर गया। सुधा ने भागकर जानवी के हाथ से सब्जी का चम्मच छीना और कहने लगी, बहू तुम रसोई से पूरियां ले आओ, मैं परोसती हूँ। फिर सभी ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। देर रात जब सुधा व जानवी रसोई के बचे काम निपटा रही थी, तब सास गरम लहजे में बोली, तुमसे कितनी बार कहा है कि आध्यात्मिक कार्यों, मंदिरों व भोजन परोसते वक्त आदि में दाएं हाथ का प्रयोग करो, मगर तुम्हारे कान में जूं तक नहीं रेंगती। लेकिन मम्मी जी, मुझसे नहीं हो पाता। मेरा मतलब इसी हाथ की आदत है। धीमे स्वर में जानवी ने कहा, कैसे नहीं होता? थोड़े दिन सीधे हाथ को काम में लोगी तो आदत बन जाएगी। कहकर सुधा पैर पटकते चली गई। दिन प्रतिदिन जानवी का बायां हाथ सुधा की आंखों की किरकिरी बनता जा रहा था। मुकुल व छवि अधिकतर जानवी का पक्ष लेते थे। उन दोनों के लिए ये बात दकियानुसी थी। जानवी के लिए ऐसा बर्ताव नया नहीं था। विवाह से पहले भी अक्सर उसको बाएं हाथ पर टोका जाता था। तंग आकर जानवी ने एक दोपहर सास से स्पष्ट शब्दों में अपनी पीड़ा व्यक्त कर दी। मम्मी जी, मुझसे दाएं हाथ से काम नहीं होता। मैं भूल जाती हूँ कि मुझे दाएं हाथ का प्रयोग करना है। सुधा झट से एक कपड़े की पट्टी लेकर आई। इसका भी इलाज है मेरे पास, कहती हुई सुधा उसके बाएं हाथ की कोहनी से लेकर हथेली तक बांधने लगी। जानवी तो मानो गाय बन गई थी। फिर सुधा ने निर्देश दिया, सुन, अब झाड़ू लगाने, चम्मच पकड़ने, पानी की बाल्टी उठाने, पोछा मारने व अन्य सभी कार्य सीधे हाथ से करना। और हाँ, मुकुल, छवि व उनके पापा के आने से पहले पट्टी खोल लेना और रोज सुबह उनके जाते ही वापस बांध लेना। तब सुधा ने लाल मिर्च व सोगरी उसके दाएं हाथ में पकड़ाई और कहने लगी, ले मिर्ची कूट, रोज दाएं हाथ को काम में लेगी तो आदत बनेगी। दूसरे दिन से ही पति, ससुर व ननद के घर से निकलने के साथ ही जानवी अपने हाथ पर पट्टी बांध लेती थी और शाम को उनके आने से पहले उसे खोल लेती थी। अभी 3-4 दिन भी निकले नहीं थे कि जानवी का दृढ़ निश्चय जवाब देने लगा। पोछा, झाड़ू व चम्मच तो फिर भी वह दाएं हाथ से कर पा रही थी, मगर दिक्कत बाल्टी उठाने में आई। 2 कदम उठाकर फिर रखनी पड़ती। सुधा जानवी को आंगन में बैठी देखती रहती, उस पर अपना नियंत्रण रखने पर नाच करती। एक दिन सुधा ने जानवी के आगे कच्चे आम से भरी परात रखकर उन्हें दाएं हाथ से काटने का आदेश दिया। जानवी चुपचाप काटने लगी। उस दिन छवि कॉलेज से जल्दी लौट आई। यहाँ वहाँ जानवी को ढूंढते हुए वह छत पर चली गई। अच्छा, तो रानी साहिबा यहाँ है। कनीज ने पूरा महल छान मारा, छवि ने मजाकिया अंदाज में कहा। इतना सुनते ही जानवी ने बाएं हाथ की पट्टी जल्दी से हटाकर छुपा दी। दीदी, आज आप जल्दी आ गई। हाँ भाभी, एग्ज़ाम आने वाले हैं तो प्रिपरेशन के लिए आज से छुट्टी दे दी। अरे वाह, कैरी मालकिन ने हमारा दिल खुश कर दिया। तभी सुधा आ गई। तू इंटरवेल में ही आ गई? व्हाट मॉम, कॉलेज में इंटरवेल नहीं होता, बताया तो था। छवि बोली। हाँ हाँ ठीक है, जाकर 2 कप चाय बना ला, सुधा ने हुक्म दिया। घर आते ही काम अनमने मन से छवि जाने लगी। उधर कैरियां काटते हुए जानवी की उंगली पर चाकू जा लगा। आह, वह चीखी। क्या हुआ भाभी? अरे खून, मैं फर्स्ट एड बॉक्स लाती हूँ। फिर छवि ने घाव साफ करके बैंडेज लगा दी। उसने छवि को चाय बनाने का ठेका दे दिया गया, जिसे उसने बखूबी निभाया। रात में मुकुल ने जानवी का घाव देखकर पूछ लिया, कहीं तुम माँ के कहने पर दाएं हाथ से तो काम नहीं कर रही थी? नहीं, ये क्या बोल रहे हैं आप? मेरी लापरवाही की वजह से कट लग गया। बड़ी कुशलता से जानवी झूठ बोल गई। लेकिन मम्मी तुम्हें बार बार दाएं हाथ से काम करने को टोकती रहती है, तो मुझे लगा कहीं।
आपको लगा कि उनकी वजह से ये हुआ। जाह्नवी बीच में ही मुकुल की बात काटते हुए बोली। मुकुल ने हाँ में गर्दन हिलाई। पूरे दिन के बाद तो कुछ समय मिल पाता है हमें, और आप है कि उसे यूं ही गवा दे रहे हैं। बात बदलते जाह्नवी बोली, अच्छा तो चलो कुछ देर छत पर चलते हैं। कहते हुए मुकुल ने जाह्नवी का हाथ पकड़ा और खींच ले गया छत पर। फिर 1.5 घंटे तक दोनों अपनी ही बातों में खोए रहे। तभी छवि उनके कमरे का दरवाज़ा खुला देख सीधे ऊपर आ पहुंची। वहां दोनों को बातों में डूबा देखा तो जोर से खंखार कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अच्छा तो 2 हंसों का जोड़ा यहाँ विराजमान है, उसने व्यंग किया। दोनों उसे देखते ही बहुत चक्के रह गए, मगर हंसों के जोड़े को अब सभा स्थगित करनी पड़ेगी। कबाब में हड्डी जो आ चुकी है। अब मजाक की बारी मुकुल की थी। छवि के तेवर बदले। मुझे हड्डी कहा भैया? बोलते हुए मुकुल पर झपटी। बचकर भागता हुआ मुकुल सीढ़ियां लांघकर कमरे में घुस गया। ऊपर ननद भाभी की हंसी हवा में तैर रही थी। अगले दिन छवि बालकनी में पढ़ाई कर रही थी। जाह्नवी रसोई में व्यस्त थी और सुधा खाना खा रही थी। अचानक रपटने की तेज आवाज़ से जाह्नवी दौड़ कर आई। छवि सीढ़ियों से गिरी पड़ी दर्द से कराह रही थी। सुधा ने आकर देखा तो ऐसा लगा मानो उनको सांप सूंघ गया था। जाह्नवी ने छवि को उठाकर तुरंत बेड पर लिटाया। मम्मी जी, मैं दीदी को अस्पताल ले जा रही हूँ। कहते हुए जाह्नवी छवि की स्कूटी पर उसे अस्पताल ले गई। 1 घंटे बाद जब जाह्नवी लौटी तो छवि के दाएं हाथ में प्लास्टर बंधा था। वह माँ से लिपट गई। मॉम, आई एम फाइन। क्या फाइन? मुंडी ऊपर करके मत चला कर, सुधा ने झूठा गुस्सा किया। प्रभाकर जी जब ऑफिस से लौटे तो सुधा ने उन्हें सारी बात बताई। वे छवि के पास बैठ गए। चोट को ठीक होने में 3-4 हफ्ते लगेंगे। अब एग्ज़ाम कैसे देगी? उन्होंने प्रश्न किया। मैं भी पूरे रास्ते बस इसी उलझन में था पापा। मुकुल दफ्तर से लौट आया था। कुर्सी लेकर वहीं बैठ गया। 5 दिन ही बचे हैं पापा, छवि ने बताया। नेहा को बुला लेते हैं, उसके 12th के एग्ज़ाम भी हो चुके हैं। इसी बहाने कुछ दिन यहाँ रह लेगी। तू गीता मौसी से बात करके दोनों को परसों यहाँ बुला ले, प्रभाकर जी ने सुझाव दिया। अरे हाँ पापा, ये ठीक रहेगा। बोलते हुए मुकुल ने फ़ोन घुमा दिया। परीक्षा वाले दिन नेहा और छवि घर से निकल ही रहे थे कि नेहा का चश्मा हाथ से गिर पड़ा, जिसने टूट कर ही दम लिया। नेहा बर्फ की तरह जम गई। छवि को ऐसा लगा जैसे वह जमीन में धंसती जा रही थी। जाह्नवी ने स्थिति का जायजा लेकर तुरंत छवि की परीक्षा देने का निर्णय लिया। वह अपनी प्यारी ननद को किसी मुसीबत में फंसे रहना कैसे देख सकती थी। जाह्नवी छवि की हस्तलेखक बनकर परीक्षा देने लगी। लगभग 1.25 महीने छवि के इम्तिहान चले। उसने माँ का जाह्नवी के प्रति इन दिनों रवैया देख लिया था, पर वह चुप रही। मगर जब माँ ने उस दिन जाह्नवी को हाथ पर पट्टी बांधने को कहा तो उसका सब्र टूट गया और वह माँ पर बरस पड़ी। बस मॉम, बहुत हो गया। क्यों भाभी को परेशान करती रहती हैं आप? क्या बाएं हाथ से काम करना कोई अपराध है? जब से भैया का विवाह हुआ है आप भाभी को काम करने पर टोकती ही आ रही हो। पहले बाएं हाथ से पूजा मत करो, प्रसाद सीधे हाथ में लो, बाएं हाथ से भोजन मत परोसो। इन सब बातों से कुछ नहीं होता मॉम, तू नहीं समझती, ये शुभ अपशगुन की बातें। सुधा ने बात को दबाना चाहा। अच्छा, मैं नहीं समझती तो मॉम एक बात बताओ, भाभी बचपन से पूजा करती आ रही है, तब उनसे भगवान तो कभी नाराज नहीं हुए। जब भाभी रुपये बाएं हाथ में पकड़ती है तो वो पैसों में नहीं बदले। भाभी सुबह पापा को बाएं हाथ से अखबार पकड़ाती है, मगर सारी खबरें तो बुरी नहीं हुई। घर का खाना भाभी के हाथ का बना खाने से हम में से कोई भी बीमार नहीं हुआ। स्कूटी की कंपनी ने कभी
बाई और एक्सीलेटर नहीं बनाया। फिर भी भाभी ने वो चलाना सीखी और सबसे बड़ी बात, मेरे हाथ में फ्रैक्चर होने पर बाएं हाथ से कार्य करने वाली ने ही मेरी परीक्षा दी मॉम, नहीं तो मेरे 3 साल खराब ही हो चुके थे। तो फिर आखिर क्यों आप भाभी को दाएं हाथ से काम करने को कहती हो? इससे फर्क नहीं पड़ता मॉम, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम दाएं हाथ से काम करते हैं। मेरी तीनों फ्रेंड्स गायत्री, मीनाक्षी, रेनू भी तो लेफ्टी है मॉम। वो तो कभी बाएं हाथ पर पट्टी नहीं बांधती और ना जाने कितने लोग लेफ्टी है, क्या वे भी दाएं हाथ से कार्य करने का अभ्यास करते हैं? बोलो मॉम। आज तक सुधा अपनी बेटी को बच्ची समझकर उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती थी, मगर आज उसके मुंह से इतनी समझदारी भरी बातें सुनकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। जानवी निशब्द सी सांस के आंसू पोंछने लगी। सुधा का मन पंख के समान हल्का हो गया। उन्होंने जानवी के हाथ पर बंधी पट्टी को एक क्षण में खोलकर वहीं रखे डस्टबिन के हवाले कर दिया। ये देखकर छवि और जानवी के चेहरे पर मुस्कान तैर आई। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।